नमस्कार, मैं डॉक्टर पी एम त्रिपाठी, डायरेक्टर वैद आईसीएस लखनऊ। आज यूपी पीसीएस मेन एग्जाम 2024 जो कि आने वाले 29 जून 2025 से ये परीक्षा शुरू होने जा रही है। उसके लिए हम लोग एक टेलर मेड प्रोग्राम जिसको के यूपी पीसीएस मेन 2024 को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने पीसीएस का पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो हमारे 6 मुख्य परीक्षा के पेपर है उसको लेकर के एक स्पेशल क्रैश कोर्स डिजाइन किया है, जिसके साथ साथ हम इसकी टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग सेशन और डिस्कशन भी करेंगे। ये कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में होगा और इसमें हम इस बात पर ध्यान देंगे कि यूपी पीसीएस मेन एग्जाम में जिस तरीके से अब तक सवाल पूछे जाते रहे हैं, आने वाले समय में जो मॉडल आंसर्स या क्वेश्चंस आपको तैयार करने चाहिए, जिस तरीके का आंसर राइटिंग का आपका प्रैक्टिस होना चाहिए और अपने सेल्फ एनालिसिस के लिए, स्व मूल्यांकन के लिए जो कि टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना चाहिए, उसमें क्या क्या होगा, उसमें हमारे एक्सपर्ट्स और फैकल्टी मेंबर्स एक एक करके उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यूपी पीसीएस मेन एग्जाम 2024 के लिए क्या तैयारी है और कैसे आप इस प्रोग्राम का फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फैकल्टी मेंबर पुनीत सर से बात करना चाहूँगा। पुनीत, आप इतने समय से इस एग्जाम से जुड़े रहे हैं और 15 साल से ज़्यादा आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है सिविल सर्विसेज की फील्ड में। यूपी पीसीएस मेन का एग्जाम अब होने जा रहा है जून 29, 2025 को। तो अब इसको ध्यान में रखकर क्या तैयारी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी या जो भी एरियाज आप लेते हैं, इसमें किस तरीके से आप गाइड करेंगे, क्या प्रोग्राम? देखिए सर, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो हिस्सा है, उसमें बेसिकली जो स्कीम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, जो यहाँ के हमारे स्पेशल तरह के जो हमारे संस्थान हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली है, सीमैप है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इनके बारे में जो है हमने देखा कि विगत परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन अगर मैं कहता हूँ तो इन्वायरमेंट के सेक्शन के सामने थोड़ा-सा छोटा रहता है, क्योंकि कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी का विकास उतना ज़्यादा नहीं हो रख पाया है। हम लोग हमारा स्टेट 19 स्टेट्स में नहीं माना जाता है, जिनमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत झंडे गाड़े हों हमने। लेकिन जब हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेक्शन की बात करते हैं, तो देयर इज़ वेरी मच टू स्टडी और बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, बहुत कुछ सीखा जा सकता है उसमें। हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट रिज़र्व्स हैं, रिसोर्सेज़ इतने ज़्यादा तरीके के हैं, वनवासी हैं हमारे, जनजातियाँ हैं। तो ये एनवायरनमेंट इकोलॉजी का जो सेक्शन है, वो साइंस टेक के सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा इलैबोरेटेड सेक्शन जो है, यूपी के केस में ख़ासकर है। और जो हम प्रीवियस ईयर कोई क्वेश्चन पेपर जो जितने भी हुए हैं अभी, उनको भी जब उठाकर देखते हैं, तो हमें दिखाई पड़ता है कि एनवायरनमेंट का इश्यू सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अभी समस्या है कि इतना ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, कैसे प्रिपेयर किया जाएगा इसको, कैसे क्लासेस ली जाएँगी, कैसे समझाया जाएगा। तो अच्छी बात ये है कि वैस में जो हमारा संस्थान है, उसमें जितना भी नोट्स हैं, वो सारे के सारे पहले से ही प्रिपेयर किए जा चुके हैं, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं। तो केवल कुछ क्लासेस में हमें इलैबोरेट करना, उसको समझाना है कि वाक़ई में क्या फ्रेमवर्क है और किस हिसाब से क्या फ्लो होना चाहिए आपके आंसर्स वगैरह का। और नोट्स जो कि मेंस को ध्यान में रख के टेलर मेड नोट्स बनाए गए हैं टीचर्स के द्वारा, वो पहले से ही तैयार है, तो ज़ाहिर-सी बात है कैंडिडेट्स को ज़्यादा समय ना देकर उनको कस टाइम जो है उसका इन्वेस्टमेंट वो कम से कम करेंगे, उनको जो आउटपुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो ये फ़ायदा रहेगा इस एग्ज़ाम का, ये जो ये कोर्स है हमारा, इसमें जब बच्चे एनरोल होंगे तो उन्हें। तो इसमें क्लासेस के अलावा जो टेस्ट सीरीज और डिस्कशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेशन है, जी। उसको किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करने के लिए प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाई? सर, जैसे कि डिस्कशन है, ज़ाहिर-सी बात है कि अब एक क्लास है तो उसमें हर बच्चा अलग-अलग बैकग्राउंड का है। प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ये लोग क्वालीफाई कर कर आए हुए हैं। इसका मतलब इनकी नॉलेज जो है बेसिक कैंडिडेट से ज़्यादा है, लेकिन हम बेहतर है। हाँ, बेहतर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो इतने भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं है अभी भी। तो ऐसी स्थिति में और अलग-अलग बैकग्राउंड्स के, कुछ साइंस के बैकग्राउंड्स के, कुछ कॉमर्स के बैकग्राउंड्स के, कुछ आर्ट्स के बैकग्राउंड्स के। तो कोई ज़रूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन जो कि क्लास में डिस्कस किया जाए, वो सभी को समझ में आ जाए।
किसी न किसी को उसमें समस्या हो सकती है। तो उसके लिए हम लोग जो है क्लास के आफ्टर क्लास जो है डिस्कशन का एक मॉड्यूल हम लॉन्च कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज में जिसको अपने आंसर्स की रिफाइनिंग करनी है, उनके लिए एक आंसर राइटिंग सेशन रहेगा, जिसमें वो अपने आंसर्स में अगर वो कुछ वो और उसमें पॉलिशिंग करने का काम चाहते हैं, जिसमें कोई हेल्प चाहिए, एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए उन्हें, तो वो भी हम उनको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो ये एक 3 लेयर आप कह सकते हैं कि 3 क्या 4 लेयर है, एक जो एक मॉड्यूल बनकर तैयार हुआ है, जिसमें हम लोग क्लासेस लेंगे। उसके साथ-साथ जो हम उसका जो आफ्टर क्लास जो डिस्कशन करते हैं, उसमें आंसर्स की पॉलिशिंग का काम होगा। उसमें आप जो बच्चे अलग से लेना चाहते हैं, वो एक टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए जा सकते हैं, अपने एग्ज़ाम लाइक जो एनवायरनमेंट है उसको हाँ, फ़ील करने के लिए और एक प्रेशर एग्जाम के लाइक अंदर कंडीशंस में ही। हाँ, एग्ज़ाम लाइक कंडीशंस में अपना जो आंसर है उसको फ्रेम करने के लिए जो और एक मेंटरिंग सेशन है जिसको ज़रूरत महसूस होगी, तो उसको कुछ एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत है, तो वो अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से या जो हमारे एमिनेंट फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनसे वन ऑफ वन जो गाइडेंस भी प्राप्त करें। तो एक 360 डिग्री कवरेज हम लोगों ने इस एग्ज़ाम के लिए जो एकदम नज़दीक सामने खड़ा हुआ है, इसके लिए कम समय में, कम एफर्ट में एक कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर फैच आउट करने को मिले, इस दिशा के लिए लोगों ने काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीत सर ने बताया कि कैसे उन्होंने अपने साइंस टेक एनवायरनमेंट इकोलॉजी के पोर्शन को यूपी पीसीएस मेन एग्जाम के लिए पहले से ही तैयार करके रखा है और कम समय में एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ जो 15,000 के आसपास प्रीलिम्स में रिजल्ट क्वालिफाई करके बच्चे आए हैं, उनमें से कैसे मेन एग्जाम भी वो क्वालिफाई करें, उसको ध्यान में रख करके ये स्पेशल बैच लॉन्च किया जा रहा है। अब मैं अपने दूसरे काबिल दोस्त और फैकल्टी मेंबर दीपक सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और हमसे बात करें। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते दीपक, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। और धन्यवाद। मैं समझता हूं कि यूपी पीसीएस मेन एग्जाम का जो सिलेबस है, पेपर 1 2 3 4 5 6, इसमें सबसे ज्यादा पोर्शन आप ही का है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल के दोनों पेपर और बहुत कुछ। जी जी। तो आप बताएंगे कि क्या स्ट्रेटेजी और प्लानिंग है कि जून से पहले, यानी अगर 1 अप्रैल से ये बैच हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जो कि हम 30-31 मई तक खत्म करेंगे, तो 2 महीने में 60 दिन का ये हमारा प्रोग्राम होगा। इस 60 डेज प्रोग्राम में हम 6 पेपर्स यूपी के, जिसमें क्लासरूम प्रोग्राम, टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन, आंसर राइटिंग और वैल्यू एडिशन ब्राउनी पॉइंट्स मेन एग्जाम के लिए कैसे करना है। आप लोगों ने क्या दीपक अपने एरिया की तैयारी की? पहले तो उन सभी कैंडिडेट्स को बधाई जिन्होंने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, क्योंकि आप एक चरण जो है एक स्तर अब आप ऊपर आ चुके हैं और दूसरे चरण को क्वालिफाई करने का इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, एग्जाम का जो समय है वो जून में है, 2 महीने का अप्रॉक्स प्रॉपर टाइम अगर आप देखें सही ढंग से तो बचा हुआ है। अब इस इतने कम समय में जीएस के 6 पेपर्स के साथ साथ लैंग्वेज का पेपर भी है, ऐसे भी है, और उन सभी एरिया को फोकस करने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि जीएस के पेपर में लोग फोकस करते हैं तो ऐसे और लैंग्वेज को भूल जाते हैं, जबकि ऐसे और लैंग्वेज भी अच्छे मार्क्स आपको दे सकते हैं। तो ओवरऑल एक प्लानिंग है जो संस्था ने भी तैयार की और हम लोगों ने इस पर काम किया है इधर पिछले कुछ दिनों में, कि हम वो एरिया सॉर्ट आउट करके लेकर के आए बच्चों से जहां से उन्हें मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने की संभावना बने। बिल्कुल। और इसमें करंट अफेयर्स का काफी अच्छा रोल हो सकता है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से कोट करूं कि कुंभ का आयोजन हुआ अयोध्या राम मंदिर, क्योंकि 2024 के बाद मेंस सब हो रहा है, होगा 2024 का ही मेंस हो रहा है 2025 में। तो अगर आर्ट एंड कल्चर के एरिया में देखें या इसी दौरान काशी कॉरिडोर की बात करें, काशी तमिल संगम की बात करें जो हुआ, तो अगर हम करंट से इन एरियाज को ध्यान में रखें, और उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 8 साल पूरे हो गए, 8 साल पूरे हुए, तो उसकी उपलब्धि अचीवमेंट भी है। आजकल रोज अखबार में आ रहा है। और एक योगी जी का स्टेटमेंट भी था, उन्होंने कहा कि हम जो है रिलीजियस टूरिज्म के माध्यम से भी इकोनॉमी को आगे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हम इन चीजों को ध्यान में रखें तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेंस के एग्जाम में हमें मिलने जा रहे हैं, हम ये तय कर सकते हैं कि वो किस एरिया से बनने चाहिए। तो पहला तो फोकस यही है हम लोगों का कि करंट के इश्यूज से पिछले 1 साल में हम ये तय कर पाए कि आर्ट एंड कल्चर के अंदर, ठीक है, यूपी की हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम होने चाहिए, बनने चाहिए। तो अगर वो एरिया मिलेगा तो वो एक्चुअल में एक कोर एरिया होगा जहां पर क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक होगी। बिल्कुल ठीक। तो बहुत बड़े सिलेबस में हम, चूंकि 2 महीने का समय है, सिलेबस इतना कवर नहीं किया जा सकता, तो हमें उस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही साथ अब बात नॉलेज की नहीं है, आपको नॉलेज है तो आप लिखेंगे कैसे। अब बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, घरों में लिख रहे हैं, अब आप लिख रहे हैं,
लेकिन क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चंस को जब लिखते हैं तो कभी वो डिमांड ऑफ क्वेश्चन पर ध्यान ही नहीं देते। डीओ की एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि क्वेश्चन कितने पार्ट्स में है, क्या पूछा गया है, क्योंकि जितने पार्ट्स में क्वेश्चन है नंबर्स भी उसी फ्रेम में मिलना है आपको। अब होता क्या है, कई बार हमने आंसर के एक पार्ट को ज्यादा लंबा खींच दिया, समय कम बचा, हमने दूसरे पार्ट में बहुत कम लिखा, तो आपको ये लगेगा कि आपने आंसर बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन ये इम्बैलेंस आंसर होने के कारण आपको नंबर कभी नहीं मिलना है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, वो 5-5 नंबर है, या 20 नंबर का क्वेश्चन है, 10-10 नंबर है दो पार्ट के, तो आप में एक 10 में तो अच्छा आपने किया तो 6-7 नंबर मिल सकता है, लेकिन दूसरे 10 में आपको 2-3 नंबर से ज्यादा नहीं मिलेगा। जहां आप 12 से 14-15 नंबर तक जा सकते थे, वहां पर आपकी स्ट्रेटजी ने, आपकी फ्रेमिंग ने आंसर की आपको पीछे कर दिया, जबकि उस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम था। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनको हमें मेंस के लिए ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा, मैप्स का यूज कैसे करना है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या दूसरे विषयों में भी मैप का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स का कहां पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन को लिखते समय क्वेश्चन पे किसी भी चीज के इम्पैक्ट पर बात की गई, किसी भी चीज के क्या प्रभाव हो सकते हैं, कैसे दिखाई देगा वो, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आप कैसे उसे एनालाइज करते हैं। अब लोगों ने क्या किया, उसके संबंध में फैक्ट्स लिख डाले। मान लीजिए चंद्रयान पर ही आ गया, सपोज करें, तो क्या किया उन्होंने, फैक्ट्स लिख दिए, ये है, इतना सारी चीजें, इतना वेट है, पूछा गया ही नहीं था। उन्होंने इसके इम्पैक्ट के बारे में, कोई सैटेलाइट गया उसके इम्पैक्ट के बारे में पूछा। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट किया जाए तो वो इकोनॉमी के किन सेक्टर्स को सपोर्ट कर सकता है। अब आपने रिलीजियस टूरिज्म का आधार पर आपने कुंभ की व्याख्या कर डाली, आपने राम मंदिर की व्याख्या कर डाली, तो वो आंसर सही नहीं होगा। इसलिए आप जो लिख रहे हैं, आपका नॉलेज है, आप लिख रहे हैं, क्या वो सटीक है, ये देखने की भी जरूरत है, तो उसको भी हमें ट्रेस करना पड़ेगा। और अगर हम पहले पेपर और यूपी के 5वें पेपर को देखें तो हम उन्हें साथ साथ तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नेशनल और यूपी के लेवल पर योजनाओं की तुलना में समान रूप से चल रही हैं, तो हम उनके एक ही जगह तैयार करके उनको 2 जगह अप्लाई कर सकते हैं, ये भी काम कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, और बहुत सारे और तरीके भी हैं। तो इसमें प्रॉपर 1-to-1 मेंटरिंग का काम जो है वो भी किया जाएगा। आपके आंसर में कहाँ कोई प्रॉब्लम है किया जाएगा, आपने आंसर को कैसे, आप अपने इंट्रोडक्शन को कैसे जो है प्रभावी बना सकते हैं, उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो इसके लिए तो सर, जब तक फेस टू फेस हम आमने सामने नहीं होंगे तो बहुत सारी चीजें तो बताई नहीं जा सकती। इस तरीके से वीडियो लंबा होगा और फिर यही लोग देखने में अरुचि पैदा करेंगे, तो लगेगा कि किस चीज का डिसीजन चल रहा था। तो इन शॉर्ट मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको फायदा मिलने जा रहा है, क्योंकि मेंस में बहुत थोड़ा एफर्ट को कम करके अगर हम स्मार्ट तरीके से मूव करेंगे, आंसर राइटिंग पर जाएंगे, तो हम गुणवत्ता परक जो है अंक अर्जित कर सकते हैं, मेरा मानना है। बिल्कुल ठीक। तो अब आगे अगर हम देखें तो हमारे दूसरे फैकल्टी मेंबर अभिषेक सर से हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना और यूपी को आगे ले जाना इस सरकार का बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। यूपी गवर्नमेंट के मौजूदा सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। बहुत सारी नई योजनाएं वर्तमान सरकार के द्वारा शुरू की जा चुकी हैं। उनका क्या प्रभाव और परिणाम रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से लेकर के मौजूदा जो भी योजनाएं, फ्लैगशिप स्कीम्स, मेगा प्रोजेक्ट्स इस गवर्नमेंट के चल रहे हैं, इन सब पर बातचीत करेंगे। क्योंकि हमारे जो इकोनॉमी के एक्सपर्ट हैं, IR और पॉलिटी के, उसमें हमारे क्या क्या इशू एरियाज हैं जो 1 अप्रैल से लास्ट मई ऑफ 30 मई 2025 तक ये जो बैच होगा, जिसमें आंसर राइटिंग, क्लासरूम सेशन और सारे 6 के 6 पेपर कंप्लीट कराए जाएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभिषेक, जो आपका एरिया है, इसके बारे में हम क्या क्या टिप्स दे सकते हैं, क्या ब्राउनी पॉइंट्स, क्या वैल्यू एडिशन है जो कि हमारे स्टूडेंट्स को देखना चाहिए? क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था कि भारत में जितने राज्य हैं उनमें सबसे बड़ा बजट इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने पेश किया है, जो अभी आया है। और सबसे ज्यादा एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर और तमाम कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। इस तरीके से बहुत सारा सरकार ने पहले कार्यकाल में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से लेकर अब तक बहुत सारे योजनाओं को शुरू किया है। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्या महत्वपूर्ण है 2024 की मुख्य परीक्षा के लिए, जो कि 2025-29 जून से होने जा रही है? सर, इकोनॉमी, IR, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, उसमें यूपी का मिलाकर ये लॉ एंड ऑर्डर, ये कुछ की एरियाज हैं जो मेंस के एग्जाम को क्वालिफाई करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर हम इकोनॉमी की बात कर लेते हैं तो इकोनॉमी में जैसे फॉर एग्जांपल यूपी का स्पेशली
तो एक तो इकोनॉमी का पोर्शन है ही है जीएस में, दूसरा जो पेपर नंबर 5 और 6 जोड़ा गया था ऑप्शनल हटा करके, उसमें भी यूपी से रिलेटेड है चीजें। तो अगर उसको सेग्रीगेट करके नहीं पढ़ना है, एक ही जगह पढ़ लेना, दोनों जगह काम आ जाता है। जैसे इकोनॉमी आपने पढ़ा, तो इकोनॉमी में से फॉर एग्जांपल बजट है, तो वो पूछ सकते हैं आपसे कि उत्तर प्रदेश का जो बजट आया उसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। तो आपको कुछ वर्ड्स में मुख्य विशेषताएं, मोटी मोटी बातें लिखनी है। बजट में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रेस किया है, जैसे किसानों के लिए क्या काम किया यूपी सरकार ने, महिलाओं के लिए क्या काम किया है या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप पे क्या काम हुआ है यूपी में, कैसे बेरोजगारी को दूर करने की बात इस बजट में की गई। तो ये इस तरीके से वो बजट में जा करके क्वेश्चन बना सकते हैं। और यूपी सरकार ने पहली बार देश में एक योजना शुरू की है कि पूर्णतः निर्धन शून्य राज्य बनाने हाँ, की, गरीबी मुक्त। हाँ, और जो आपने बताया कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो उसके लिए यूपी सरकार क्या कर रही है, कितने हमारे राज्य में एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, तो वो एक्सप्रेसवे को ही पूछ सकते हैं कि कौन कौन से एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, उनका इकोनॉमी में क्या रोल होता है, किस तरीके से वो रोजगार डेवलप कर सकते हैं। तो इकोनॉमी में बजट है आपका, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, चाहे यूपी की हो चाहे केंद्र की हो, दोनों की स्कीम से वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। प्लस कुछ कॉन्सेप्ट्स तो रहते हैं इकोनॉमी में, जैसे वो आपसे मुद्रास्फीति के बारे में डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या वो बजट पे भी डायरेक्ट भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बजट क्या होता है। जैसे यूपीएससी ने एक बार पूछा था कि रिवेन्यू रिसिप्ट में और कैपिटल रिसिप्ट में जो है क्या अंतर होता है, इस तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछा। ऐसी रही बात जैसे इंटरनल सिक्योरिटी की हो गई, अब इंटरनल सिक्योरिटी में यूपी का स्पेसिफिक उन्होंने दे रखा है, तो यूपी का लॉ एंड ऑर्डर है, यूपी में पुलिस के सामने क्या चैलेंजेस हैं, सिविल सर्वेंट के सामने क्या चैलेंजेस आते हैं, मतलब ओवरऑल यूपी का लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके हाँ, से, अब यहाँ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम भी आ चुका है। हाँ, तो वो किस तरीके से आप देख रहे हैं, जैसे संभल का इशू रहा, दंगे हैं, कम्युनल राइट्स हैं वगैरह, इस पर प्रश्न बनाया जा सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन है, आईआर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मोदी जी कहाँ कहाँ गए, उसकी एक लिस्ट आपको पता होनी चाहिए बच्चों को, उसमें से की कंट्रीज आप देख लीजिए। प्लस अभी जैसे अमेरिका में जो है वो इलेक्शन हुआ, तो ट्रम्प के आने के बाद इंडिया की पॉलिसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हम किस तरीके से ग्लोबल दुनिया को लेकर के चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी चल ही रहा है, प्लस जो ये टैरिफ वाला मुद्दा रहा है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। गूगल टैक्स, हालांकि अभी कल ही गवर्नमेंट ने बजट, वो वित्त मंत्री जी ने जो फाइनेंस अमेंडमेंट बिल पेश किया, उसमें उन्होंने गूगल टैक्स 6% जो लगता था उसको हटाने की बात उन्होंने की है। तो मे भी हो सकता है वो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां से वो आपसे प्रश्न बना सकते हैं। अब इसको पढ़ना एरिया बहुत ज्यादा है, बहुत कंसाइज वे में पढ़ना है, क्योंकि मेंस का एग्जाम है, प्रीलिम्स का नहीं है। तो मेंस में आप एक स्ट्रैटेजिक वाइज चल करके कंसाइज वे में आप जा करके एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि समय बहुत कम बचा है ना। बिल्कुल। तो इस वजह से जितना भी टाइम बचा है उसमें हम लोग अपने बच्चों को, जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको हम बेस्ट देंगे ताकि उनका रिजल्ट अच्छा आए। बिल्कुल ठीक बात है। जैसा कि आपको पता है कि आज की तारीख से, यानी कि अगर आज हम 26 मार्च की बात कर रहे हैं, से लेकर 29 जून तक हमारे पास लगभग 3 महीने का समय है। इस 3 महीने में हमारा जो ये कोर्स होगा, ये 1 अप्रैल से शुरू होकर 60 डेज का प्रोग्राम होगा, जिसमें मल्टीपल स्ट्रेटेजी प्लानिंग के साथ साथ हम इसमें आपके 6 पेपर्स पीसीएस मेन के सारे कवर करेंगे। क्लास नोट्स होंगे, डिस्कशन होगा, टेस्ट सीरीज भी अलग से होगा। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो केवल टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग केवल आंसर राइटिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्कशन ज्वाइन करना चाहते हैं, या ये तीनों का फायदा उठाना चाहते हैं, आप हमारे इंस्टीट्यूट के दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप 1 अप्रैल से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएं। हमारी कोशिश है कि आप अधिकतम लोग इस यूपी पीसीएस की परीक्षा में जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं, वो मेन एग्जाम और इंटरव्यू भी क्वालिफाई करें। इसके लिए हम आपकी तैयारी में जो भी मदद कर सकते हैं जरूर करेंगे। इसके लिए आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और चाहे तो इंस्टीट्यूट भी विजिट कर सकते हैं। वैद आईसीएस लखनऊ, B36 सेक्टर C, अलीगंज, लखनऊ। ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड गुड विशेस टू यू फॉर योर एग्जाम्स। धन्यवाद।